पंडित नेहरू करीब 1 घंटे तक बाथरूम में पड़े रहे और किसी को नहीं पता चला। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था कि उन्हें अकेला न छोड़ा जाए, लेकिन जब वो बाथरूम गए तो उनके साथ कोई नहीं था। 27 मई 1964 को संसद का विशेष सत्र चल रहा था। दोपहर 2 बजे स्टील मंत्री कोयंबटूर सुब्रमण्यम राज्यसभा में आए और सिर्फ एक वाक्य कहा, रोशनी खत्म हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी जिस रोशनी की बात कर रहे थे वो रोशनी थी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। सुब्रमण्यम के ऐलान के बाद संसद को स्थगित कर दिया गया और गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम सभी ने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके निजी सचिव रहे एमयू मथाई और कुलदीप नैयर ने अपनी किताबों में कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जो कोई नहीं जानते। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कम सोया करते थे, दिन में 5-6 घंटे सोया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रविवार को भी सेक्रेटरिएट जाना शुरू कर दिया था तो उनकी नींद और भी कम हो गई। मथाई ने उन्हें कई बार सुझाव दिया कि कम से कम रविवार को थोड़ा आराम करें, लेकिन नेहरू हमेशा टाल देते थे। इसका असर ये होता था कि कई बार वो थके हुए दिखते और डिक्टेशन के दौरान झपकी ले लेते। नेहरू को सीधे तौर पर समझाना बेकार हो चुका था तो मथाई ने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने नेहरू से कहा, आपके स्टाफ के लोग शादीशुदा हैं, उनके परिवार हैं, उन्हें कम से कम रविवार को तो अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। ये बात नेहरू को समझ में आ गई और इसके बाद उन्होंने रविवार और छुट्टियों के दिन लंच के बाद आधे घंटे की झपकी लेना शुरू कर दिया। नेहरू की दिनचर्या बेहद अनुशासित थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो सुबह 4 बजे उठते और योगासन करते, फिर प्रधानमंत्री निवास में लॉन में टहलते। नाश्ते में वो टोस्ट, मक्खन, एक अंडा और बहुत गर्म कॉफी लेते। उन्हें सादा खाना पसंद था जिसमें कम मसाले होते थे। रात का डिनर अक्सर लेट होता था। वो दिन में लगभग 16 घंटे काम करते। नेहरू को एयर कंडीशनर बिल्कुल पसंद नहीं था। गर्मी में भी वो बरामदे में सोते थे क्योंकि उन्हें मिट्टी की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। विदेशी यात्राओं में भी अगर कमरे में एसी होता तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में पंडित नेहरू को लेकर कई बड़ी बातें कही थी जो बताती हैं कि पंडित नेहरू का जीवन कैसा था। 12 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जब नेहरू अलीगंज जेल में बंद थे तो उनके चचेरे भाई बीके नेहरू ने एक हंगेरियन महिला फोरी से शादी कर ली। चूंकि नेहरू परिवार के मुखिया थे, इसीलिए फोरी को नेहरू से मिलवाने कलकत्ता की अलीगंज जेल लाया गया। जब मुलाकात का समय समाप्त हुआ और जेल का दरवाजा बंद किया जाने लगा तो फोरी अपने आंसू नहीं रोक पाई। बीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं, जवाहर की नजर से ये छिपा नहीं रह सका। अगले दिन उन्होंने फोरी को पत्र लिखकर कहा, अब तुम नेहरू परिवार का सदस्य बनने जा रही हो, तुम्हें परिवार के कायदे कानून भी सीख लेने चाहिए। सबसे पहली चीज जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, नेहरू कभी किसी के सामने नहीं रोते। 22 नवंबर 1921 को वॉलंटियर दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 6 दिसंबर को नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमजे अकबर नेहरू की जीवनी नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखते हैं, मोतीलाल नेहरू आनंद भवन में अपने दफ्तर में कुछ कागजात पर नजर दौड़ा रहे थे। तभी एक नौकर ने आकर उन्हें बताया कि पुलिस आनंद भवन के गेट पर पहुंच चुकी है। पीछे आ रहे पुलिस अफसर ने बहुत तहजीब से मोतीलाल नेहरू को आदाब अर्ज कहा और उन्हें भवन की तलाशी लेने का सर्च वारंट दिखाया। मोतीलाल ने जवाब दिया कि वो अपने घर की तलाशी देने को तो तैयार हैं, लेकिन आपको तलाशी लेने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग जाएगा। पुलिस अफसर की समझ में ही नहीं आया कि वो मोतीलाल नेहरू के इस व्यंग का कैसे जवाब दें, लेकिन वो किसी तरह मोतीलाल नेहरू को ये बताने में कामयाब हो गए कि उनके पास पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार करने का वारंट भी है। नेहरू की पहली गिरफ्तारी यही थी। इसके बाद भी अपने सियासी जीवन में कुल मिलाकर 3259 दिनों तक जेल में रहे। वहां चले मुकदमे के बाद नेहरू को 6 महीने की जेल और 100 रुपए जुर्माने की सजा हुई।
लेकिन इस फैसले में एक तकनीकी त्रुटि होने के बाद नेहरू को 3 महीने के अंदर रिहा कर दिया गया। छूटते ही नेहरू एक बार फिर रैलियों और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि 3 महीनों के अंदर उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक यात्रा जितनी प्रेरणादायक थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। देश की आजादी की लड़ाई में वो कई बार जेल गए, लेकिन ये सिर्फ सजा नहीं बल्कि उनके आत्मचिंतन, अध्ययन और दृढ़ता का समय था। प्रसिद्ध इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल ने अपनी जीवनी में नेहरू के जेल जीवन से जुड़े कुछ अनसुने और संवेदनशील पहलुओं को उजागर किया है। नेहरू ने एक बार उनसे कहा था कि मैं जेल से बाहर रहकर अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि मैं जल्द से जल्द जेल में लौट जाऊं। ये सिर्फ कथन नहीं बल्कि एक विचार था, बल्कि उस दौरान का आईना भी था जब स्वतंत्रता सेनानी जेल को देशभक्ति की प्रयोगशाला मानते थे। नेहरू की इच्छा पूरी हुई और उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई गई और लखनऊ जिला जेल भेज दिया गया। लखनऊ जेल में नेहरू को बाहरी दुनिया से लगभग काट दिया गया। मिलने आने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता, जिससे आहत होकर उन्होंने लोगों से मिलना ही बंद कर दिया। गोपाल लिखते हैं, जेल में रहकर उनका आत्मसम्मान और भी मजबूत हो गया। वह सुबह शाम चहलकदमी और दौड़, फिर सूत काटने और पढ़ने में समय बिताते। उनके पसंदीदा विषय थे इतिहास, यात्रा, साहित्य और रोमांटिक काव्य। पहली बार जेल की कठोर परिस्थितियों का असर उनके स्वास्थ्य पर दिखने लगा। दांतों में लगातार दर्द होने लगा। फिर उन्हें नैनी जेल में रखा गया और कुछ हफ्तों के बाद बरेली भेज दिया गया। बरेली में हालात और कठोर थे। उनकी कोठरी को रात में ताले में बंद कर दिया जाता था और मुलाकात के दौरान जेलर और पुलिस हर बातचीत पर नजर रखते और उसे लिखते। हालात उस वक्त ज्यादा खराब हो गए जब अप्रैल महीने में पुलिस लाठीचार्ज में नेहरू की मां घायल हो गईं। गोपाल बताते हैं, नेहरू की मां और पत्नी कमला जब उनसे मिलने जेल आई तो जेलर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद जेलर ने नेहरू की मुलाकातों पर 1 महीने का प्रतिबंध लगाया। वो इतने आहत हुए कि उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि अब मैं 1 महीने बाद भी किसी से नहीं मिलूंगा, ताकि जेलर को फिर मेरी मां और पत्नी को अपमानित करने का मौका न मिले। 8 महीने तक ये मौन विरोध चला। फिर महात्मा गांधी के कहने पर नेहरू ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। जनवरी 1964 में नेहरू को भुवनेश्वर में हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उनकी तबीयत कभी पूरी तरह नहीं सुधरी। उन्होंने धीरे धीरे जिम्मेदारियां लाल बहादुर शास्त्री को सौंपनी शुरू कर दी। 26 मई 1964 को वो कुछ दिनों की छुट्टी के बाद देहरादून से दिल्ली लौटे। उस दिन वो बेहद थके हुए थे। पैर, पीठ और कंधे में दर्द की शिकायत थी। उनका सेवक नाथूराम उन्हें दवाई देकर सुलाने की कोशिश कर रहा था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं, नेहरू की मौत उनके बाथरूम में हुई थी। डॉक्टर KL विग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि नेहरू को अकेला न छोड़ा जाए। फिर भी जब वो बाथरूम में गिर गए तो वहां उनके साथ कोई नहीं था। नैयर लिखते हैं, नेहरू करीब 1 घंटे तक बाथरूम में गिरे पड़े रहे और किसी को पता नहीं चला। ये एक बड़ी लापरवाही थी। हालांकि आधिकारिक बयान अलग रहा। 27 मई 1964 की सुबह 6:30 बजे पैरालिटिक स्ट्रोक और फिर हार्ट अटैक आया। इंदिरा गांधी ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन तब तक नेहरू कोमा में जा चुके थे। और इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया को अलविदा कह गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।